नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। कहते हैं मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन मोहब्बत जताने की एक उम्र होती है। एक उम्र होती है जिसमें आप ऐसा लगता है कि हर आदमी को, हर गोशे को, हर पेड़ को, हर समंदर को, हर नदी को, सबको जता देना चाहते हैं कि आप अपनी महबूब से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक उम्र आती है जब जताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप साथ चलते हैं और वो मोहब्बत अपने आप दिखाई देती है। ये मैच्योरिटी की उम्र होती है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी कल यूएई गए हैं। 5 मुल्कों की उनकी जो यात्रा शुरू हुई है, उसका पहला पड़ाव उनका यूएई में था और यूएई से एक वीडियो आता है। उस वीडियो में जिस तरह से हाथ फैलाए हुए नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं एमबीजेड की तरफ, वो 150 करोड़ लोगों वाले न्यूक्लियर पावर मुल्क के प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को जेब नहीं देता, शोभा नहीं देता। अच्छा नहीं लगता कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह से बाहें फैलाए हुए एमबीजेड या किसी की तरफ बढ़े। अगर दोनों तरफ से रेसिप्रोकेशन होता, उधर से भागते हुए एमबीजेड आ रहे होते, इधर से भागते हुए मोदी जी आ रहे होते, तो समझ में आता कि बिछड़े हुए दोस्त हैं, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। हालांकि बहुत दिनों बाद मुलाकात नहीं हुई है, अभी एमबीजेड इंडिया आए थे, आपको पता है, थोड़ी देर के लिए रुके थे और प्रधानमंत्री से मुलाकात वगैरह हुई थी। लेकिन ये जिस तरह का प्रदर्शन है, ये एक तो जेब नहीं देता और दूसरा जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है उसमें इसके बहुत सारे मानी। और ईरान वार जो चल रही है, अमेरिका इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, जो वार चल रही है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वार खत्म नहीं हुई है, सीज फायर हुआ है, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। उसके बरक्स कुछ चीजों को समझने के लिए बेहद जरूरी है। 2 खबरें हैं जिन खबरों को इस मुलाकात के साथ देखा जाना चाहिए। पहली खबर जो है वो यूएई के मुताल्लिक है। ब्लूमबर्ग ने एक खबर छापी है, और यह खबर जो छापी है, मैं बार बार ब्लूमबर्ग का नाम क्यों ले रहा हूं या खास तौर पे आपको क्यों बता रहा हूं कि ब्लूमबर्ग ने यह खबर छापी है, क्योंकि यह किसी चंडू खाने से नहीं आई है, यह ईरान के किसी अखबार से भी नहीं आई है, यह इजराइल के किसी अखबार से भी नहीं आई है, यह सीधे ब्लूमबर्ग से आई है, इंटरनेशनल अखबार से आई है। और वो खबर यह कहती है कि जंग शुरू होते ही यूएई के राष्ट्रपति एमबीजेड ने सारे अरब कंट्रीज के जो चीफ हैं उनको पर्सनली कॉल किया, खुद उनको कॉल किया और कॉल करके ये कहा कि हमें इस जंग में शामिल होना चाहिए, हमें अमेरिका और इजराइल के साथ इस जंग में शामिल होना चाहिए और ईरान के ऊपर अटैक करना चाहिए। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये ब्लूमबर्ग में छपी है, आपको फिर से याद दिला दूं। अब ये जो बात है बताती है कि पहले दिन से यूएई इजराइल के कहने पर सारे अरब मुल्कों को ईरान के खिलाफ जंग में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। अब यहां रुककर एक और पुरानी खबर को एनालाइज कर लेते हैं, जिसके बारे में मैंने काफी बात की है। आपको याद होगा कि जब जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, तब यह खबर लगातार अमेरिकी अखबारों में और इजरायली अखबारों में छप रही थी कि सऊदी अरबिया अमेरिका से कह रहा है कि ईरान के ऊपर तुरंत अटैक करो, ईरान को नेस्तनाबूद कर दो, ईरान को तबाह कर दो। यह कहा जा रहा था कि सऊदी अरबिया भड़का रहा है ट्रंप को इस जंग में शामिल होने के लिए। मैंने तब भी कहा था कि एक तो सऊदी अरबिया का यह असर नहीं है अमेरिका में कि उसके कहने से वो इस जंग में शामिल हो जाए, और दूसरा ये सऊदी अरबिया को बदनाम करने की, सऊदी अरबिया और ईरान को आपस में लड़ाने की कोशिश हो सकती है। यह खबर ईरान में पहुंचे और ईरान को लगे कि अरे, सऊदी अरबिया हमारे ऊपर अटैक करने को कह रहा है, तो जंग शुरू हो तो सबसे पहले वो सऊदी अरबिया के साथ लड़ना शुरू कर दे, ताकि रिएक्शन में सऊदी अरबिया भी इस जंग में शामिल हो जाए। इस खबर को आप याद रखिए। और अभी 3 दिन पहले जो खबर आई थी और मैंने कहा था कि ये इजराइल फैला रहा है, इस खबर में मुझे कोई बेस नजर नहीं आ रहा है, उसको भी याद कर लीजिए। वो खबर ये थी, पहले यह खबर आई कि यूएई ईरान पर अटैक कर रहा है, उसके तुरंत बाद यह खबर चलाई गई कि सऊदी अरबिया ने भी ईरान पर अटैक किया था। मैंने उस दिन ही कहा था कि यह खबर सही नहीं है, और यह भी कहा था कि मुझे तो यह लग रहा है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में कुछ बातचीत चल रही है, कोई समझौता चल रहा है। और आप जानते हैं, कल ही यह खबर आ गई कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में नॉन एग्रेशन पैक्ट, यानी न हम तुम पर हमला करें न तुम हम पर हमला करो, इस तरह का पैक्ट होने की उम्मीद है। वो बात मेरी सही साबित हुई थी। तो सऊदी अरबिया को एक तरफ फंसाने की कोशिश चल रही थी और असली खेल यूएई कर रहा था। यह बात ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो गई है। यानी, और इसके पहले आप जानते हैं, इजराइल ने अपना खेल खेला है, यूएई को वहां पहुंचा दिया है कि अब वो ईरान के साथ कोई समझौता करना चाहे तो भी पॉसिबल नहीं होगा। उसने सारी दुनिया को बता दिया कि चलती जंग के बीच ना केवल नेतन्याहू
बल्कि वहां के मोसाद के चीफ डेविड बर्निया और उसके साथ साथ इजरायली आर्मी के चीफ हलेवी और बाकी सारे लोग पहुंचे हुए थे यूएई में। अलायन में ये लोग उतरे थे। अलायन सुन के अच्छा लगता है मुझे। पूरे यूएई में अगर सबसे खूबसूरत कोई इलाका लगता है तो अलायन लगता है। मैं जब भी गया अलायन जरूर गया, मुझे बहुत पसंद आया था वो इलाका। खैर वो अलग मामला है। लेकिन ये लोग अलायन पहुंचे हैं और अलायन में MBZ ने इनका पर्सनल वैसे स्वागत किया है जैसे किसी शहंशाह का एहतराम किया जाता है, वैसे इनका एहतराम किया है। और यह खबर इजराइल ने खुद फैलाई है। इसका मकसद बहुत साफ है कि ईरान और यूएई के बीच में दूरियां इतनी बढ़ जाएं कि कभी किसी फ्यूचर में यूएई और ईरान के बीच में किसी दोस्ती के लिए जरा सी भी जगह न रह जाए। ये खबर आपको पता है अच्छी तरह से। और ये जब सारी खबरें चल रही हैं, जब यूएई और ईरान की दुश्मनी, यूएई और सऊदी अरबिया की दुश्मनी अपने टॉप पर चल रही है, जब यह साफ दिखाई दे रहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू होगी तो यूएई शामिल होगा उस जंग में, सीधे सीधे शामिल होगा ईरान के खिलाफ उस जंग में, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशली यूएई जाते हैं, कुछ समझौते करते हैं और बयान देते हैं कि जो हमले यूएई के ऊपर हो रहे हैं मैं उनकी मजम्मत करता हूं और मैं यूएई के साथ खड़ा हूं। मानी क्या हुआ उसका? जब जंग का अंदेशा पहली बार था तब आप इजराइल गए और आपने कहा आप इजराइल के साथ हैं। जब जंग का अंदेशा दूसरी बार है, जंग का अंदेशा दूसरी बार मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चाइना से ट्रंप खाली हाथ लौट आए हैं। लंबी चौड़ी टीम लेके गए थे, एलन मस्क और जाने कौन कौन सारे कैपिटलिस्टों को लेकर गए थे, लेकिन जितना कुछ चाइना से उन्होंने उम्मीद की थी वो कुछ नहीं मिला। और यही नहीं, मैंने आपसे कहा था कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चाइना भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के पक्ष में है। और तब भी मैंने आपसे बताया था कि इसका मानी यह हो सकता है, चाइना डिप्लोमेटिक कंट्री है, उसने ये बयान दिया है, इसका मानी ये हो सकता है कि ईरान ने तो हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल के रखा है, आपने जो ब्लॉकेज लगाया है वो भी हटाइए। और यही बात आई कि चाइना ने ईरान के खिलाफ किसी भी बात पर सहमति नहीं जताई ट्रंप के साथ। उसकी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हम तो ईरान से तेल खरीदते रहेंगे, आपको जितने सैंक्शन लगाने हैं लगाते रहिए। उसने कहा नहीं, लेकिन जो नहीं कहा उसका मानी यह था कि ईरान से हमारी दोस्ती है, हम उसको हथियार भी देते रहेंगे। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो ईरान की सुप्रीमेसी है, जो ईरान का इस समय कब्जा है, उस कब्जे को हटाने के लिए भी चाइना ने नहीं कहा। चाइना का कोई ऐसा बयान नहीं आया जो ये कहता हो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंटरनेशनल वाटर है। ईरान ये क्लेम करता है, ईरान ये दावा कर रहा है। अराक्ची साहब जब इंडिया आए हैं तो उन्होंने भी ये बात कही कि जो वाटर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो वाटर है वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है, वो या तो ओमान की टेरिटरी में है या फिर ईरान की टेरिटरी में है, और उसका जो भी करना होगा वो ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। इस बात को चाइना ने खारिज नहीं किया। जो फाइनेंशियल समझौते भी करने गए थे, तिजारती समझौते करने गए थे, उसमें भी कोई ज्यादा कामयाब नहीं हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और लौट आए हैं अमेरिका। और अब यह खबर आम है कि अमेरिका लौटने के बाद उनके पास कोई खास ऑप्शंस बचे नहीं है। एक बयान आया है कि अगर ईरान 20 साल तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करने के लिए तैयार हो जाता है तो समझौता हो सकता है। ये उनका बयान आया है। यानी अपनी तरफ से वो कह रहे हैं यार कम से कम ये वाली शर्त मान लो। लेकिन ईरान इस शर्त के लिए तैयार नहीं था पहले, अब हो जाए तो मैं नहीं जानता। ईरान ने जो टाइम पीरियड दिया है वो ज्यादा से ज्यादा 10 साल का दिया है। और सबके साथ ईरान की तरफ से जो एक बयान लगातार आ रहा है, जो अराक्ची साहब ने इंडिया में बयान दिया, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रंप जैसे आदमी के समझ में वो कभी आएगा नहीं। उन्होंने कहा कि वी ऑलवेज रेसिप्रोकेट टू द लैंग्वेज ऑफ रेस्पेक्ट। यानी अगर आप इज्जत और एहतराम के साथ कोई बात करेंगे तब तो हम आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी हम भी आपसे इज्जत और एहतराम से बात करेंगे। और इसका एक मानी यह हुआ कि अगर आप बदतमीजी करते रहेंगे तो फिर आपके साथ बदतमीजी होगी, आप जंग करना चाहेंगे तो आपके साथ जंग होगी। और ट्रंप को सब कुछ आता होगा, हो सकता है हर चीज में वो अपने आप को बेस्ट मानता है, लेकिन कम से कम इज्जत से बात करने नहीं आता, ना अपनों से ना गैरों से। वो सीखा ही नहीं है। लगता है कि वो तहजीब उसके घर वालों ने, उसके कल्चर ने सिखाया ही नहीं कि कैसे इज्जत से किसी से बात करते हैं, कैसे किसी का एहतराम करते हैं। वो तारीफें करता जा रहा था शी जिनपिंग की, क्योंकि उसको अपनी तारीफें सुनना पसंद है। जो तारीफ पसंद लोग होते हैं उनको लगता है कि किसी की तारीफ करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन शी जिनपिंग
बहुत जमीन में गहरे धंसे हुए आदमी है, पक्के डिप्लोमेट हैं। ट्रंप के इन सारी अदाओं का कोई खास असर चाइना के ऊपर नहीं पड़ा। चाइना तिजारती रिश्ते भी वही बनाएगा जिसमें उसका अपना फायदा होगा। और आप देखिए, ताइवान को लेकर ट्रंप से उसने बयान दिलवा लिया। ट्रंप ने कहा कि ताइवान जो है वो तो 76 माइल्स है बस चाइना से, यानी बहुत करीब है चाइना के, और हमसे तो बहुत दूर है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी इशारों में यह कहा कि ताइवान को बचाना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका शायद ताइवान को बचाने के लिए ना आए। और चाइना का जो प्लान है ताइवान को अपने मुल्क में मिला लेने का, हो सकता है अगले साल 2027 की उन्होंने डेडलाइन दी हुई है, मियाद तय की हुई है, तो हो सकता है साल 6 महीने में आपको ताइवान चाइना का हिस्सा बनता हुआ नजर आए और अमेरिका दूर से चुपचाप देखता रहे। चाइना की इस पूरी यात्रा ने साबित कर दिया कि ट्रंप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं गए थे, शी जिनपिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा था। ताकतवर साफ साफ चाइना ज्यादा लग रहा था। इसके पहले निक्सन एक बार गए थे, एक जमाने में चाइना गए थे, उस जमाने की कहानी अलग है। वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान ने उनके चाइना जाने का इंतजाम करवाया था। उसके तुरंत बाद 71 वाली वार हुई थी और उसमें निक्सन चाह के भी पाकिस्तान की कोई खास मदद नहीं कर पाए थे, क्योंकि रशिया के साथ इंडिया ने समझौता कर लिया था। तो अमेरिका को जो ये गुमान है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर कंट्री है, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, वो ईरान वार ने और चाइना और रशिया की डिप्लोमेसी ने काफी हद तक तोड़ दिया है। अब इसके बाद अमेरिका, यूएई और इजराइल के पाले में हिंदुस्तान का खड़ा होना, हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान की सरकार का, नरेंद्र मोदी का खड़ा होना पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से कितना पॉजिटिव है, कितना निगेटिव है, कोई भी समझ सकता है। अवॉइड करनी चाहिए थी ऐसी यात्रा। आप दूर से रिश्ता निभाते रहिए। ऐसी यात्रा जब जंग जैसे हालात हैं तो अवॉइड करनी चाहिए थी। समझौते जो हुए हैं वो डिप्लोमेटिक लेवल पर विदेश मंत्री भी जा सकते थे, कोई और भी जा सकता था, समझौते हो सकते थे। लेकिन एक जंग शुरू होने से पहले इजराइल में जाना और दूसरी बार जब जंग का अंदेशा है तो यूएई जाना, यह अपने आप में एक ऐसी पॉलिटिक्स है जो पॉलिटिक्स काफी नुकसान पहुंचाने वाली है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो देखा जाएगा। लेकिन अभी तो मोदी जी ने यूएई जाकर जो ऐलान किया है वो ऐलान उनको मुश्किल में डाल सकता है, खासतौर से तब जब तेल की जरूरत लगातार बढ़ती जा रही है और आपके तेल की जरूरत फिलहाल रशिया और ईरान के अलावा कोई पूरी नहीं कर सकता है। रशिया से तेल खरीदने के लिए आप अमेरिका से इजाजत मांग रहे हैं और चाइना जो बार बार ये कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा पुराना दोस्त है, और वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ईरान जानता है सरकारें आती हैं जाती हैं, मुल्क जहां है वहीं रहता है, और एक मुल्क के तौर पर हिंदुस्तान और ईरान का जो ऐतिहासिक रिश्ता है वो कभी बदलने वाला नहीं है। तो ईरान लगातार कह रहा है कि आप हमारे दोस्त हैं, आपको छूट देने को तैयार है, और आप वहां से अपने तेल की जरूरियात पूरी करने की जगह, आप वहां से वर्किंग रिलेशन अच्छा बनाने की जगह यूएई जाकर जब ऐलान करते हैं, जिस समय ईरान और यूएई का टेंशन टॉप पर चल रहा है, उस समय यूएई जाकर अगर आप ये ऐलान करते हैं कि हम यूएई के साथ खड़े हैं, तो डिप्लोमेटिकली, मैंने तब भी कहा था कि इजराइल जाना ब्लंडर था और मैं अब भी कह रहा हूं कि यूएई जाना एक बड़ा ब्लंडर साबित होगा नरेंद्र मोदी जी के लिए। वैसे यूएई इस रास्ते पर चलते चलते इतना आगे निकल आया है कि वो शायद ये समझ ही नहीं पाया कि इजराइल किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इजराइल सिर्फ यूज करना जानता है, दोस्ती वो किसी से कर ही नहीं सकता, ना हिंदुस्तान से ना यूएई से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल भी मैं आपको द गार्जियन से दे रहा हूं। द गार्जियन अखबार जो है उससे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ईरानी अखबार या मिडिल ईस्ट के अखबार से नहीं दे रहा हूं। यह खबर छपी है कि जेरूसलम डे मार्च था और इस मार्च में इजरायलियों ने जो नारा लगाया वो था डेथ टू अरब, अरबों के लिए मौत। आप अरब मुर्दाबाद भी कह सकते हैं। अब यह फलस्तीनी मुर्दाबाद नहीं था, यह गजा मुर्दाबाद नहीं था, यह यूएई मुर्दाबाद भी नहीं था, यह कुछ और मुर्दाबाद नहीं था, यह सारे अरबों के लिए था। अब यूएई भूल गए हैं, यूएई के जो लीडर्स हैं, या नहीं भूले हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हैं तो वो भी अरब। तो जिस दिन इजराइल का काम निकल जाएगा, यूएई के साथ भी वो वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा बाकी अरबों के साथ करता है। अरबों को लेकर इजराइल के अंदर, वहां के स्कूलों में, वहां के बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस में जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि आज वहां का यंग लड़का सड़क पर निकलकर नारा लगाता है कि डेथ टू अरब, और सरकार उसको रोकती नहीं है, बढ़ावा देती है। आप देखिए क्या जरूरत थी, सोच के देखिए कि क्या जरूरत थी ये बताने की कि जंग के बीच
नेतन्याहू, डेविड बर्निया, हलेवी, ये सारे के सारे लोग यूएई पहुंचे हुए थे। ये बताकर दुनिया को यह बताया गया कि देखिए इजराइल हमारे कितने करीबी है और इजराइल हमारे कहने पर काम करता है। नतीजा क्या हुआ? कल यूएई के ऊपर बताया जा रहा है ईरान ने अटैक किया है, हमला किया है उन ठिकानों पर जहां मोसाद के एजेंट्स होने की बात थी। अब थे एजेंट की नहीं थे, हमला कैसा था, कितना हुआ, इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं हुई है, लेकिन यह हमला हुआ है। और पहले भी सबसे ज्यादा हमले यूएई के ऊपर ही हुए। अराक्ची ने एक बड़ी मजेदार बात की जब वो ये बता रहे थे कि ब्रिक्स एक प्रस्ताव पास करने वाला था और वो प्रस्ताव इसलिए नहीं पास हो पाया क्योंकि एक मेंबर कंट्री ने उस पर अड़ंगा लगाया जो इजराइल के बहुत करीब है, तो जाहिर है वो यूएई की बात कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उस कंट्री को, यूएई को ये याद रखना चाहिए कि बाकी सब आएंगे जाएंगे, हम सदियों से पड़ोसी हैं और सदियों तक पड़ोसी रहेंगे। पड़ोस नहीं बदल सकता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। निजी जिंदगी में आपको पड़ोसी से बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप अपना मकान बेचकर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन जब मुल्क कहीं होता है तो मुल्क कहीं से कहीं नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर भी कहता हूं, दोनों के पास न्यूक्लियर बम है, दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के पंजाब पर न्यूक्लियर बम गिरा दे, दिल्ली पर न्यूक्लियर बम गिरा दे। फर्ज कीजिए हम तो मर ही जाएंगे, लेकिन क्या उस बम के असर से जो पाकिस्तान की सीमा है, बाउंड्री है, वो पाकिस्तान के लोगों को रोक पाएगी? जब हम इतने क्लोज हैं तो बम का असर यहां से वहां भी पहुंच जाएगा, आधा पाकिस्तान भी तबाह होगा। और ऐसे ही अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बम गिराता है तो हिंदुस्तान पे भी उसका असर होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, कभी हम थे एक। और मैं ये भी कहता हूं कि जो बंटवारा हुआ वो बिल्कुल गलत था। जिन लोगों ने ये बंटवारा कराया, मैं एकदम कभी उनका समर्थन नहीं कर सकता। मैं मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करता हूं, मुझे पता है कि वो बंटवारा अंग्रेजों की साजिश था, वो सब ठीक है, लेकिन अब तो हो चुका बंटवारा, अब तो हो चुका, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अब हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। और आसिम मुनीर हो, चाहे हमारे यहां के लोग हों, इंडिया के लोग हों, जब फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात करते हैं, जब परमानेंट दुश्मनी की बात करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि हमें रहना पड़ोस में ही है। हम कितनी भी दुश्मनी कर लें, कितने भी बम चला लें, कितनी भी गोलियां चला लें, किसी की 2 इंच जमीन आप कब्जा कर लीजिए, कोई आपकी 2 इंच जमीन कब्जा कर ले, इन सारे परेशानियों, इन सारे टेंशंस के साथ हमें अगल बगल रहना है। और अगर अगल बगल रहना है तो वर्किंग रिलेशन बनाकर रहना सबसे अच्छी बात होती है। खैर, यही बात अराक्ची साहब ने यूएई को भी इशारे में कही कि हमें तो अगल बगल रहना है। तो बेहतर तो यही होता कि आप हमारे साथ वर्किंग रिलेशन बना के रखते, जैसे सऊदी हमसे पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और ईरान भी चाहता होगा कि यह पैक्ट सऊदी के साथ हो जाए, ताकि पड़ोसियों से वह निश्चिंत हो जाए कि इन मुल्कों से हमारे ऊपर कभी हमला नहीं होगा। लेकिन शायद यूएई ईरान को सबसे ज्यादा खतरनाक समझता है। उसे यह लगता है कि एक मजबूत ईरान उसके लिए हमेशा खतरा होगा, इसलिए वो ये सारे स्टेप उठा रहा है। और वहां जाकर नरेंद्र मोदी अनजाने में इन सारे स्टेप्स में जो शामिल हो गए हैं, वो बेकार में हमें परेशान करता है, क्योंकि हमारी लोकेशन ऐसी है कि हमारी तो ईरान से कोई जंग नहीं होने वाली, हमारी सऊदी से भी कोई जंग नहीं होने वाली, हमारी यूएई से भी कोई जंग नहीं होने वाली। हम वहां पर हैं कि इन सब मुल्कों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं और हम चाहते तो इन सभी मुल्कों से रिश्ते अच्छे रख के आगे बढ़ सकते थे, डिप्लोमेटिक तरीके से बिहेव करके, लेकिन एक तरफ खड़े होकर एक अजीब सा रास्ता चुना है नरेंद्र मोदी जी ने। अब देखिए उसको सुधारते हैं या फिर उस पे ही चलते चले जाते हैं। ब्रिक्स में एक और जरूरी बात हुई है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो एक पॉजिटिव बात हुई है। फलस्तीन पर एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें सीधे सीधे 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की गई है, और ये 2 स्टेट सोल्यूशन यूएन रेजोल्यूशंस के आधार पर होगा, ये बात की गई है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है कि कम से कम फलस्तीन पर ब्रिक्स ने एक स्टैंड लिया। अब जाने से पहले एक कहानी आपको सुनाकर जाता हूं कि इजराइल पर जो भरोसा करते हैं वो भरोसा किस लेवल तक जा सकता है। कल यह खबर आई और बड़ी बड़ी खबर आई कि इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर 45 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अब आप देखिए, लेबनान ने कोई अटैक नहीं किया है इजराइल के ऊपर, इजराइल ने अटैक किया है, सीज फायर हुआ है, 45 दिन बढ़ा दिया गया है। और उसी खबर के साथ यह खबर आई कि जिस दिन सीज फायर बढ़ाया गया उसी दिन साउथ लेबनान पर अटैक किया है, बड़ा अटैक किया है इजराइल ने।
तो इजराइल सीज फायर की कितनी इज्जत करता है, इजराइल समझौतों की कितनी इज्जत करता है और इजराइल अपने दोस्तों की कितनी इज्जत करता है, इस खबर से शायद आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, ये समझना MBZ और नरेंद्र मोदी जी जैसे लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। काश वो समझ पाते, हम तो यही दुआ करेंगे कि वो समझें, और अगर नहीं समझेंगे तो आगे जो होगा वो झेला जाएगा। चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें भी उनका किया झेलना है। जहां तक जंग का मामला है, 2-3 दिन के अंदर जंग शुरू हो सकती है या कोई बड़ी पहल दिख सकती है। अगर कोई बड़ी पहल नहीं हुई, जिसकी उम्मीद लगातार खत्म होती जा रही है, तो जंग कभी भी शुरू हो सकती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।